ईरान से आई नई तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, कैसे ईरान पर हर रात भारी है, कैसे ईरान के लिए ये युद्ध किसी सदमे से कम नहीं है। पिछले 11 दिनों में ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान के 50 से ज्यादा शिप तबाह हो चुके हैं। IRGC हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस साइट नष्ट हो चुके हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका हमले कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल की कई लॉन्च साइट मिट्टी में मिल चुकी हैं। कई ड्रोन फैक्ट्री पर भी बमबारी हो चुकी है। कहानी यही है कि ये बमबारी, ऐसे मिसाइल हमले कब रुकेंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो नई धमकियां अमेरिका की ओर से दी गई हैं, जो नई चेतावनी ईरान की ओर से जारी की गई है, इसमें महायुद्ध वाले शोले हैं, इसमें लंबी लड़ाई वाली चिंगारी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को आप ट्रंप के नए बयान और ईरान के जवाब से समझ सकते हैं। सवाल यही है कि इसमें सिर्फ बातों के बुलबुले हैं या फिर युद्ध वाले शोले हैं। युद्ध के विस्तार होने वाली आशंकाएं हैं। वैसे तो इस संघर्ष की मुख्य वजहें कई हैं, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान की सत्ता का अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करना, अमेरिका की शर्तों को नहीं मानना। लेकिन पिछले कुछ घंटों से जो लड़ाई चल रही है वो तेल वाली लड़ाई है। तेल सप्लाई वाला प्रतिशोध है जो ईरान अमेरिका से ले रहा है, जिसका असर दुनिया के कई बड़े देशों पर हो रहा है। अगर ये कहें कि महायुद्ध की नई धमकियां तेल की तरह खौल रही हैं तो गलत नहीं होगा। ये ट्रंप और ईरान के नेताओं के बयानों से दिख रहा है। इन धमकियों में डेडलाइन है, डायलॉग बाजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की ओर से तेल सप्लाई रोकने के बाद बड़ा बयान दिया है, या फिर ये कहें कि ईरान को ऑयल अल्टीमेटम दिया है। महायुद्ध के बीच पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता बन गया है। पिछले एक हफ्ते में 10 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमले किए गए हैं। ईरान की घेराबंदी और मिसाइल हमलों के बीच टैंकर्स की आवाजाही 90% तक कम हो गई है। दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन चरमरा गई है, जिसके बाद अमेरिका भड़का हुआ है। लगातार ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका की धमकी और ईरान के कड़े तेवर पर हमने सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के लिए युद्ध वाली फायर कुंजी तैयार की है। ट्रंप ने ईरान के लिए यह सख्त संदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब ईरान ने कैसे ताकतवर तरीके से दिया, ये भी जानिए। ईरान की ओर से कहा गया है कि जब तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान पर 20 गुना कठोर हमले करेंगे। ईरान ने इसका भी जवाब कठोर शब्दों में ही दिया है। ये कहा है कि दुश्मन की निगरानी वर्षों से ईरान कर रहा है, इसी हिसाब से अगली तैयारी होगी। अमेरिका का कहना है कि जब तक दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। ईरान का दावा है कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। उसके पास पर्याप्त हथियार हैं, संसाधन हैं, लड़ाके हैं जो अमेरिका को हर फ्रंट पर जवाब दे सकते हैं। ट्रंप ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं ईरान का भी कहना है कि अमेरिका के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत का वक्त अमेरिका पहले ही गंवा चुका है। 3 दौर की वार्ता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कह रहा है, वहीं ईरान हर वार का जवाब देने के दावे कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि आगे के युद्ध में अमेरिका इतनी तेजी से एक्शन लेगा कि ईरान इससे उबर नहीं पाएगा। ईरान ने भी शक्तिशाली मिसाइलों से जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया में तेल और एनर्जी की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमले और ज्यादा होंगे, जबकि ईरान का कहना है कि ये युद्ध शुरू अमेरिका ने किया था, अब अंत ईरान करेगा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान है। दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले और बमबाजी हो रही है। इस युद्ध में हर दिन नए हथियार की एंट्री भी हो रही है, नए हथियार से हमले हो रहे हैं। आज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लेजर हथियार। चर्चा है कि ईरान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संदेश भी दिया है कि अमेरिका के पास अद्भुत तकनीक के लेजर हथियार हैं, जिसका बहुत जल्द इस्तेमाल हो सकता है। ईरान में अब तक के हमलों में B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ है। F-15, F-16, F-18, F-22, F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ है। MQ-9 ड्रोन से अमेरिका ने तबाही मचाई है। अब इस युद्ध का लेजर हथियार वाला विस्तार होने वाला है।
इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि ईरान पर लेजर हथियार का इस्तेमाल मुमकिन है। अमेरिका इजराइल कर सकते हैं लेजर हथियार का इस्तेमाल। हमले के लिए लेजर हथियारों की तैनाती शुरू भी की गई है। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोत पर लेजर हथियारों की तैनाती की गई है। युद्ध पोत पर हेलियोस सिस्टम की तैनाती है। आपको सिर्फ 20 सेकंड में ये भी बता दें कि आखिर हेलियोस क्या है, ये कैसे तबाही लाता है, इससे हमले के बाद ईरान की स्थिति और भी भयंकर कैसे हो सकती है। ये 60 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जहाज़ों, नावों को खत्म करता है, इसे जलाकर नष्ट कर सकता है। लेजर बीम इंजन को पिघला देती है। इससे ड्रोन और विमान के कैमरे को भी खत्म किया जा सकता है। कैमरों को चकाचौंध भरी रोशनी से अंधा किया जाता है। ये प्रकाश की गति से सटीक प्रहार करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तीव्र किरणों का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स, मिसाइल, रडार पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान नई ताकत के साथ हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर भी हमले किए जा रहे हैं। जब से ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने कमान संभाली है, ट्रंप को हर फ्रंट पर जवाब मिल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब हर दिन मीडिया से बात की है। कई बार तो वो 2 से 3 बार भी मीडिया से बात कर रहे हैं। हर बार वो मीडिया से बात करते हैं तो उनकी बातों में नयापन रहता है। हर बार एक नया दावा करते हैं। कभी ईरान पर और तेज हमले की बात कहते हैं तो कभी ईरान के युद्ध हार जाने की बात भी कहते हैं। वैसे तो जब किसी देश का राष्ट्रपति मीडिया से बात करता है तो स्थिति साफ होनी चाहिए, लेकिन जब जब ट्रंप ऐसा करते हैं कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जाता है। पिछले 24 घंटे में तो 3 अलग अलग बयान दिए हैं उन्होंने। कल पेंटागन की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। ये कहा गया कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, असली हमला बाकी है। इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने कहा युद्ध तो करीब खत्म हो चुका है, ईरान जंग हार चुका है। लेकिन इसके बाद ट्रंप का एक और बयान आया कि ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान की नेवी, एयरफोर्स और संचार व्यवस्था तबाह कर दी गई है। ईरान के मिसाइल सिस्टम और ड्रोन भी लगातार नष्ट हो रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अब सैन्य लिहाज से ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का मकसद यही था, ईरान की सैन्य शक्ति को कम किया जा सके। अब सवाल है कि क्या ट्रंप युद्ध में अपनी जीत की घोषणा करने जा रहे हैं? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कराने के बाद भी ट्रंप खुद की जीत बताएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप को डरा दिया है। एक सवाल यह भी कि ट्रंप के ऊपर खाड़ी देशों का दबाव है, इसलिए ट्रंप जंग में जीत का ऐलान कर युद्ध समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं, या फिर ट्रंप ने यह बयान जंग में रणनीतिक बढ़त दिखाने के लिए दिया है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका और इजराइल अब भी लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान मिसाइल और ड्रोन हमले से इसका जवाब दे रहा है। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान जानता है कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका पर उतना दबाव बढ़ेगा। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर लड़ाई जारी रखना चाहता है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 1 लाख तक मिसाइल हो सकती हैं। अगर युद्ध के बीच भी ईरान सप्लाई चेन बनाए रखने में कामयाब रहा तो 1000 मिसाइल हर महीने बना भी सकता है। इन मिसाइलों को रखने के लिए बनाई गई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के पक्ष में एक बात यह भी है कि उसे नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन वाला ट्रंप का ख्वाब फिलहाल अधूरा ही दिख रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई को 10 साल भी जारी रख सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप का प्लान ए फेल हो गया, इसलिए वो दूसरे प्लान बना रहे हैं, लेकिन कोई प्लान काम नहीं आएगा। पहले आप दोनों तरफ से दिए जा रहे बारूदी बयानों वाली ये रील देखिए, फिर आपको ट्रंप के जीत वाले बयान का सच भी बताएंगे। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु शक्ति से दूर करना चाहते हैं। अब तक की जंग में ऐसी कोई खबर नहीं है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका 11 दिन युद्ध के बाद भी ईरान में तख्ता पलट करने में कामयाब नहीं हुआ है। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया।
जिससे तेल के दाम बढ़ गए। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेस पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका को सऊदी, कुवैत और बहरीन का बेस खाली करना पड़ा। अरब के कई देश जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से इजराइल में, खासकर तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई है। हालांकि सच ये भी है कि युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। IRGC के सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। मिसाइल शक्ति भी कमजोर पड़ रही है। ईरान का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि दोनों देशों ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने जिस तरह से जंग में वापसी की है, जिस तरह से वो जवाब दे रहा है, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को हिट कर रहा है, उससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिका को अब तक ईरान इन 11 दिनों में 23,188 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक चोट दे चुका है। अलुदैद बेस पर रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ। नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का हुआ। जॉर्डन और UAE में थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, जिसका नुकसान भी करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए। नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का हुआ। ईरान ने 3 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अमेरिका को इससे 827 करोड़ के नुकसान का दावा है। आपको उस फ्यूल इमरजेंसी की खबर भी दिखाते हैं, जिसे लेकर भारत में तमाम तरह के दावे हैं। ऐसा दावा है कि कई शहरों में गैस की कमी को लेकर पैनिक बटन दब गया है। होटल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है और इस पर सरकार की क्या सफाई है, इस पर आज हमने एक कुंजी तैयार की है जो आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगी। लेकिन पहले देखिए कि इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में कैसे गैस के संकट वाली तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। इसमें सबसे पहले नाम है दिल्ली का, जहां कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। दावा है कि गैस सिलेंडर की क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई है कि अब रेस्टोरेंट के मालिक गैस एजेंसियों को धमकी तक दे रहे हैं। अगला शहर मुंबई, जहां कमर्शियल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। कई होटल में स्टॉक खत्म होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गैस की कमी की वजह से कई बड़े सेक्टर के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है और वो बंद होने के कगार पर है। इसके अलावा भोपाल में भी गैस वाली लड़ाई है और रेस्टोरेंट के मालिकों का ब्लड प्रेशर हाई है। यहाँ भी गैस एजेंसियों के बाहर लोगों के बीच भयंकर भीड़ है। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ दावा है कि करीब 1 हफ्ते से लोगों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है। यहाँ गैस की कमी की वजह से कई होटल को बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसा दावा खुद होटल के मालिकों ने किया है। इसके अलावा बेंगलुरु में 1943 से चल रहा प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट विद्या 3 भवन बंद होने के कगार पर है। आज हम आपको इन सभी दावों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझिए इस गैस संकट वाले सायरन पर सरकार क्या कह रही है। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति के साथ समान वितरण को नियंत्रित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत प्राथमिकता तय की गई है। अगर किसी स्थिति में गैस की कमी होती है तो पहले किसे गैस मिलेगी और कितनी गैस मिलेगी। इसके तहत सबसे ऊपर घरों में जाने वाली पाइप गैस यानी PNG के साथ CNG पर निर्भर ट्रांसपोर्ट को ऊपर रखा गया है और तय किया गया है कि इन दोनों जगह पर पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर 100% सप्लाई जारी रहेगी। दूसरी प्राथमिकता है फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री, जहां पिछले 6 महीनों की औसत खपत की 80% गैस सप्लाई की जाएगी। जबकि तीसरे नंबर पर खाद्य संयंत्र सरकारी और का प्राथमिकता है। उर्वरक संयंत्रों को पिछले 6 महीनों की औसत आपूर्ति का 70% गैस सप्लाई मिलेगा। यानी सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन अब भी देश के अलग अलग शहरों से गैस वाला सायरन बज रहा है। इस पर एक न्यूज रील भी देखिए। युद्ध के बाद अचानक गैस सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है और आप देखेंगे कि गैस एजेंसीज पर लोगों की भीड़ भी आ रही है। सिलेंडर मिल रहा है आपको यहाँ पर? सर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं देखो कल आएगा, परसों आएगा, अब कब तक आएगा इसकी श्योरिटी नहीं दे रहे। मतलब अगर मुझे पता चल जाएगा 2 दिन बाद आएगा तो कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब ये तो डायनेमिक आंसर हो गया ना कि जब आ जाएगा तब मिलेगा। 150 रुपये किलो में खरीदे गैस। हाँ। ब्लैक में खरीदे। हाँ। 4 किलो गैस खरीदे 600 रुपये दिए। अच्छा। बाहर ब्लैक में, जहाँ आज बुकिंग करते तो कल मिल जाता सिलेंडर, में नहीं मिल रहा सिलेंडर और बाहर से रेट भी ज़्यादा ले रहा है।
1800 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। 1800 कोई 1200, 1500, 1400, 1800 ऐसे जो ब्लैक में घरेलू ब्लैक सिलेंडर में। हाँ जी, जितना मन कर रहा है उतना दुकान वाले अब वो भी मना कर रहे हैं। ब्लैक से भी नहीं मिल रहा है, ब्लैक से भी नहीं मिला। 2000 का लेने की कोशिश करी, 2500 भी देने की, आ ही नहीं रहा पीछे से, तो लेंगे कैसे जब घर में बच्चे भूखे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे। तो ऑनलाइन बुक करे वो भी नहीं मिला। कल भी सिर्फ गैस नहीं है घर पे, होटल में गैस नहीं है, होटल पूरा खाली पड़ा हुआ, खाना कैसे बनाएगा, कैसे बनाया जाए। सारे मतलब बंद पड़े हुए कस्टमर यहाँ पे आकर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कमर्शियल है नहीं, ऊपर से आ ही नहीं रहे, क्या करें हम लोग। ये परिस्थिति चलती रहेगी तो गुरुवार तक हमारा मेजॉरिटी ऑफ होटल्स बंद होएगा, क्योंकि सिलेंडर्स का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। और हाल ही में ब्लैक मार्केटिंग तेजी में चल रहा है। 1840 रुपये का जो सिलेंडर है वो 3000 रुपये में ब्लैक मार्केटिंग में भेजा जा रहा है। और ये अमाउंट, ये रेट में हमको लेके बिल्कुल परवड़ेगा नहीं है, तो उससे अच्छा होटल बंद रखना अच्छा है। आपने दिल्ली और मुंबई की तस्वीर देख ली, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्थिति पूरी तरह से अभी उसके कंट्रोल में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह खबर आई है कि एलपीजी की सप्लाई में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम खाली नहीं है, और साथ ही चेतावनी भी है कि अगर किसी ने एलपीजी की कालाबाजारी की तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि दिल्ली मुंबई की तरह भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु तक लोग गैस वाला तनाव झेल रहे हैं। एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार है और गैस के लिए इंतजार है। एक न्यूज रील इस पर भी देखिए। देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आपूर्ति में कुछ व्यवधान आने की खबर आने के बाद उपभोक्ताओं में एक डर का माहौल आया, और उसके बाद से लगातार इस बात की चिंता लोगों को सता रही कि क्या उन्हें समय पर गैस सिलेंडर अपने घर के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 10 दिन बाद ये गाड़ी आई है, 10 दिन बाद सप्लाई आई है। 10 दिन तक, अभी से 10 दिन पहले से एक भी सप्लाई घर नहीं पहुंची किसी के, इसलिए यहाँ एकदम से आज गाड़ी आई है तो भीड़ बढ़ गई है। और कितने सालों बाद ये लाइन वाला दृश्य दिख रहा है? ये तो कई साल के बाद दिख रहा था। कई साल के बाद दिख रहा है। ये शायद आखिरी बार 2010 में इतनी लाइन लगी थी। भारत सरकार लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर, गैस को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है, मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। चूंकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर आप देखें तो लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं सेंटर्स पर। अगर अभी खत्म हो गया तो बाद में नहीं मिलेगा, तो अभी रीस्टॉक करने का सही डिसीजन हो। मगर सरकार कह रही है बार बार कि भाई हमारे यहाँ कोई, हमारे देश में कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि बाद में अगर परेशानी आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अपने अच्छे के लिए तो अभी से ही सोचेंगे ना। वैसे ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लॉक होने की वजह से दुनिया को जो शॉक लगा है, उस पर भारत में भी चिंतन और मंथन शुरू हो गया है। आज इसे लेकर कई अहम बैठकें भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी पीएम से मिलने पहुंचे। तेल और गैस संकट पर विमर्श हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में भी मंत्रियों को विशेष संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सुनिश्चित करने को कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध वाले संकट का असर आम आदमी पर ना पड़े। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय और विभागों को आपस में मिलकर काम करने का सुझाव दिया, और साथ ही कहा कि किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भारत में तेल और गैस वाले संकट से जनता का हाल बेहाल है और सरकार तमाशा देख रही है। संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे। अब हम लोग सूर्य के प्रकाश से, लकड़ी से खाना बनाएंगे। ये संकट नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संकट है देश को। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में जो नरसंहार कर रहे हैं, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? Government is trying to do what is possible to make sure that the price of oil and the price of gas is reduced for our उपभोक्ता, and I'm sure that in this they will be successful. होटल बंद होने लगे, बेकरी उद्योग बंद होने लगे,
और तुम्हारे घरगुती भी गैस का ये इशू हो गया है, तो इससे बड़े पैमाने में काला बाजार शुरू हो चुका है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं या जो बयान सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकार सारी स्थिति को देखते हुए सरकार का आया भी है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये और लंबा चलता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो उसके लिए उन लोगों ने अपना असेसमेंट या उसके लिए क्या तैयारी है, सरकार उसके लिए कमेटी बना दी। और अब हम आपको कुछ एआई तस्वीरों के जरिए ये समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का दुनिया पर क्या असर होता है और इसका संकट आम आदमी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। सबसे पहला चरण होता है तेल के उत्पादन का, जब खाड़ी देशों में जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके बाद जमीन से निकाले गए इस कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकर्स में भरा जाता है, फिर इसे समुद्र के किनारे खड़े विशाल ऑयल टैंकर्स में लोड किया जाता है और सप्लाई के लिए ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। फिर कच्चे तेल से भरे शिप चीन, भारत और यूरोप जैसे देशों में पहुंचते हैं। वहां रिफाइनरियों में इस कच्चे तेल को साफ किया जाता है और इसी से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और रसोई गैस यानी LPG तैयार की जाती है। लेकिन अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहा तो क्या होगा? कच्चा तेल यहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, सप्लाई रुक जाएगी, ईंधन की कमी होने लगेगी, क्योंकि दुनिया के पास पहले से स्टॉक होता है। इसलिए इसका असर तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन 5 से 8 हफ्तों के भीतर पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत शुरू हो जाएगी। यानी आसान भाषा में अगर समझें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल की वो नस है जिसे ईरान ने दबा दिया है। अब देसी राजनीति की बात करते हैं, जो भारत की संसद से आई है। आज लोकसभा का माहौल काफी गर्म रहा और इस राजनीतिक गर्मी की वजह रही स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर आज 10 घंटों की मैराथन चर्चा हुई। दरअसल विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया गया। 50 से ज्यादा सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसके बाद आज इस पर बहस शुरू हुई। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 बार रोका टोका गया, उनके तर्कों पर सबूत मांगा गया जो भेदभाव के दायरे में आता है। गौरव गोगोई की इस तीखी शुरुआत के बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति हैं जो सरकार के सामने झुके नहीं हैं, वो हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष सदन में सच बोल देते हैं और वो सच्चाई सत्ता पक्ष से पचती ही नहीं है, इसलिए सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी फायर थी, तो सरकार की तरफ से किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। कुल मिलाकर संसद में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर काफी आक्रामक चर्चा हुई। नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशन आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। और इसीलिए आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थे, उस बात को हम उठा रहे हैं। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रियंका वड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता नहीं। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। सर, वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद।
वैसे लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने से पहले सदन के आसन पर बैठने से जुड़े नियमों को लेकर काफी बहस हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सदन में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सदन में ये कैसे तय हुआ कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में कौन चेयर पर आसीन होगा? जब चेयर पर बैठे सांसद जगदम्बिका पाल ने बार बार समझाने पर विपक्षी सांसद नहीं माने तो गृह मंत्री अमित शाह सीट से खड़े हुए और ये कहा कि कांग्रेस सांसद नियमों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी स्पीकर का कार्यालय अपना काम करता रहता है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी और केसी वेणुगोपाल ने भी आसन पर सवाल उठाए, लेकिन सदन की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने साफ किया कि सदन की अध्यक्षता वो ही करेंगे।